तो हमने रिकॉर्डिंग कर ली, उसके बाद हम रिकॉर्डिंग में जाके इसको स्टॉप कर देते हैं। अब हमें ये सेम चीज़ अगर करना हो तो जस्ट मैं माइक्रोज पे जाऊंगा और यहाँ पे इसको रन कर दूंगा, मेरा वही काम सेम टू सेम काम प्रोसेस हो गया। तो रिकॉर्डिंग मैक्रो ने किया, आइए मैं इस चीज़ को देखते हैं। जब इस मैक्रो लिस्ट में जाके एडिट पे क्लिक करेंगे तो मुझे यहाँ पे इसके विजुअल बेसिक एडिटर पे लेके चला आएगा। मतलब कि जो प्रोग्रामिंग हम मैनुअल करते हैं वो प्रोग्रामिंग आपको यहाँ पे दिखने को मिलेगा। तो उसने क्या किया, आपके हर एक स्टेप को उसने कोड में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है सर। इसमें अब एक क्वेश्चन उठ के आता है, कि जब हमारा रिकॉर्डिंग मैक्रो खुद ब खुद ऑटोमेटेड प्रोग्रामिंग कर देता है तो हमें VBA प्रोग्रामिंग सीखने की ज़रूरत क्या है? हम क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं? सिंपल सी बात है ना सर। जब खाना आपको होटल से मिल रहा है तो घर में क्यों रोटी बेलोगे? सिंपल सी बात है यहाँ पे कि अगर आपको रिकॉर्डिंग सारी प्रोग्रामिंग खुद ब खुद करके मिल रही है तो आप क्यों खुद से प्रोग्रामिंग सीख के और टाइम वेस्ट करोगे, खुद से इतनी बड़ी टाइपिंग खुद से करोगे? रीज़न ये है सर कि जो आप प्रोग्रामिंग जो रिकॉर्डिंग मैक को रिकॉर्ड करता है वही कर पाता है जो आप मैनुअली कर पाते हो, ये डायनेमिक नहीं कर पाता है। ठीक है ना। जैसे कि आपको डेटा कॉपी पेस्ट करना है तो अगर आपने रिकॉर्डिंग किया तो रिकॉर्डिंग में आपके पास डेटा, मान लीजिए कि मैं कोई भी डेटा कॉपी पेस्ट करना है, लिंक टूल से जाते हैं, मुझे डेटा कॉपी पेस्ट करने, तो अभी डेटा मान लो कि इतना सिलेक्ट करके मैंने कॉपी कर लिया और मैंने इसकी रिकॉर्डिंग में आ दी। नेक्स्ट टाइम जब मैं वापस कॉपी करना होगा तो हो सकता है कि उस समय डेटा छोटा हो या बड़ा हो। क्या तो उस समय तो फिक्स हो जाता है ना। जैसे कि यहाँ पे देखिए, अगर जो रिकॉर्डिंग किया है इसने फिक्स कर दिया है कि यहाँ पे आपका, अब ये देखिए क्या है, यहाँ पे प्रॉब्लम आ गई कि एक्टिव सेल के अंदर डेट डाल दिया। अब मैं रन करते समय अगर मेरा मैक्रो यहाँ पे है तो देखिएगा डेट हमारा यहीं पे डाल देगा। ठीक है, डाल दिया डेट यहाँ पे, डायनेमिक नहीं हुआ। तो जो आपको खुद से डायनेमिक करना होगा उस केस में हमें VBA प्रोग्रामिंग सीखनी होगी। क्लियर है सर। तो चलिए हम VBA प्रोग्रामिंग की बात करते हैं कि रिकॉर्डिंग मैक्रो को एडिट करके VBA प्रोग्रामिंग के जरिए हम किस तरीके से एडिट करेंगे, उस चीज़ के बारे में हम जानते हैं। सबसे पहले मैं एक डेटा ले लेता हूँ छोटा सा। अब देखिए क्या है ना कि मेरे पास एक रिपोर्ट है, इसमें क्या होता है कि मुझे प्रोडक्ट वाइज रिपोर्ट अलग अलग बनाना होता है। ठीक है, तो इसके लिए हम कीवर्ड से बनाते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे कर रहे हैं इंसर्ट माइक्रो टू। हमने यहाँ पे इंसर्ट में गया कीवर्ड, एक वर्कशीट पे आया और मैंने यहाँ पे स्टार्ट कर दिया। ठीक है, और मैंने बोला कि मुझे प्रोडक्ट वाइज चाहिए होता है, तो प्रोडक्ट, रीजन, कस्टमर एंड अपसेट। ये रिपोर्ट है और मुझे इस रिपोर्ट को कॉपी कर। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ और देखिए कि मैंने सिलेक्शन जो किया है वो मैनुअल माउस से सिलेक्शन नहीं किया है। मैंने किससे सिलेक्शन किया है? मैंने कंट्रोल शिफ्ट राइट और डाउन से किया है। ये आपका डायनेमिक हो जाता है। कॉपी किया, एक सीट इंसर्ट किया, पेस्ट किया और सीट का नाम यहाँ पे हमने गलत कर दिया, यहाँ पे रख दिया सीट का नाम ऑल। ठीक है,
पिवट टेबल में जल्दी आप गलती मत कीजिएगा, कंट्रोल जेड यूज मत कीजिएगा। फिर मैंने इसको कॉपी किया, अगेन मैंने सिलेक्शन किया, कॉपी किया, एक नई सीट इंसर्ट की, उस पर हमने पेस्ट कर दिया, इसका नाम डाल दिया SS3। बात पिवट पे आए, इसके जगह मैंने सेलेक्ट किया डेस्कटॉप, कॉपी किया, एक नई सीट इंसर्ट की, फिर पेस्ट किया और इसको रीनेम कर दिया लिए डेस्कटॉप। वापस गए पिवट के ऊपर, वापस मैं यहाँ पे लैपटॉप लिया। इसी तरह का पूरा हमने जो भी करना था वन टाइम हमने कर लिया। और यहाँ पे दे दिया मैंने लैपटॉप। इस तरह से हमने पूरा कर लिया। अब मैं वापस इस पे आता हूँ और इसको डिलीट कर देता हूँ। अब हमने एक रिकॉर्डिंग मैक्रो, अजय जी हमने एक रिकॉर्डिंग मैक्रो क्रिएट कर लिया है। अब प्रॉब्लम है कि ये मैक्रो आपको दोबारा वर्क नहीं करेगा। अब मैंने इनको समझाया रिकॉर्डिंग मैक्रो, थोड़ा सा 5 मिनट क्लास हो चुकी है, 5-10 मिनट मैंने समझाया इनको कि रिकॉर्डिंग मैक्रो क्या करता है। तो रिकॉर्डिंग मैक्रो करने के बाद एक छोटा सा क्वेश्चन आया कि जब रिकॉर्डिंग मैक्रो खुद ब खुद आपका आपका प्रोग्रामिंग कर देता है तो हमें VBA प्रोग्रामिंग सीखने की ज़रूरत क्या है। तो मैंने उनको एक एग्जांपल दिया और मैंने बोला कि मैंने एक रिकॉर्डिंग बना दिया है और मैं पूरा डेटा डिलीट कर देता हूँ, पूरा सीट ही डिलीट कर देता हूँ ना। अब मैं अपने इस रिकॉर्डिंग मैक्रो जो कि एक पिवट से डेटा, एक पिवट लगाता है और एक डेटा को क्रिएट करता है, डेटा 1 by 1 पेस्ट करके ये रिपोर्ट जनरेट करता है। अब मैं इस पिवट को रन करूंगा तो ये पिवट मेरा रन नहीं होगा। तो ये इस मैक्रो को रन करूंगा तो एक एरर दिखाएगा, देखिए दिखाया एरर यहाँ पे। अब इस मैक्रोडिंग को देखिए, इसमें क्या प्रॉब्लम है। एक तो आपका सोर्स जो है फिक्स है कि आपका पिवट इतने ही डेटा पे लगेगा, ठीक है। कल के डेट में डेटा अगर आपका ज़्यादा हो गया, कम हो गया, तो पिवट आपका अपने आप को अपडेट नहीं करेगा। तो इसका सलूशन क्या है? इसकी सलूशन में इसको हम सिलेक्शन दे सकते हैं। सिलेक्शन, बाकी इसमें कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं, बाकी सेम है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे A1 सिलेक्शन रजिस्टर में कॉपी कर लिया, ये देखिए हमने इसे कॉपी किया, एक सीट अपडेट ऐड किया, उस पर पेस्ट किया। अब प्रॉब्लम क्या है कि जब भी हम सीट एक ऐड करते हैं तो उसमें हमारे पास उसका एक डिफ़ॉल्ट नेम होता है। सीट 3 से सीट 7 हुआ है आपका। तो जब भी हम इस तरह का ये करते हैं, सीट इंसर्ट करते हैं, तो हमारे पास जो है सीट का नेम होता है, हर बार नेम चेंज होता है। तो यहाँ पे तो फिक्स हो गया आपका कि सीट 3 पे जाएगा। तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। जहाँ पे सीट 3 था वहाँ पे मैं एक्टिव सेल कर देता हूँ। मैं जानता हूँ जब हम सीट इंसर्ट करते हैं वही सेल एक्टिव होती है, तो मैंने यहाँ पे एक्टिव सीट डाल दिया। तो जहाँ जहाँ मैंने सीट का नेम आ रहा है, तो सीट 4, उसको डिलीट कर देंगे। तो यहाँ पे आपको इसको डायनेमिक करने के लिए आपको VBA प्रोग्रामिंग आनी चाहिए, तभी ये फुल्ली डायनेमिक होगा, नहीं तो नहीं होगा। अब ये मेरी जो है फुल्ली डायनेमिक हो गई। अब मैं इसको पिवट को हटा देता हूँ, सिलेक्ट डेटा को सिलेक्ट करता हूँ। हाँ, इसमें सिलेक्शन रिक्वायरमेंट सिलेक्ट करता हूँ और इसके बाद माइक्रो में जाता हूँ, अपना माइक्रो को रन कर देता हूँ। हाँ, एक मिनट, कौन
स्टॉप कर दिया, वो बेसिकली मैंने मैक्रो का स्टॉप नहीं किया था। देखा, पूरी तरह से डायनेमिक रिपोर्ट हो गई, हो गया ना सर। अब मेरा ए मैक्रो एवरी टाइम वर्क करेगा। तो जब रिकॉर्डिंग मैक्रो हम यूज करते हैं, लेकिन रिकॉर्डिंग मैक्रो, अब देखिए इतना बड़ा कोडिंग करने में तो मेरा हालत खराब हो जाता है हमारा। तो हमने रिकॉर्डिंग मैक्रो से कोडिंग कर ली, और जहाँ जहाँ हमें रिक्वायरमेंट थी चेंजेस का, वहाँ वहाँ हमने चेंजेस कर लिया। तो इसके लिए हम यूज करते हैं वीवीए प्रोग्रामिंग, कि वीवीए प्रोग्रामिंग सीखना जरूरी है। रिकॉर्डिंग मैक्रो से आपका काम नहीं होने वाला है। तो छोटा एग्जांपल, आगे चल के आपको कनेक्टिविटी, लूपिंग, बहुत सारी चीज़ें यूज करना पड़ेगा। तो रिकॉर्डिंग मैक्रो वहाँ तक नहीं है। हाँ, रिकॉर्डिंग मैक्रो फॉर्मेटिंग, पिवट, फिल्टर विल्टर पे आपका काम चल जाता है। फिल्टर से बात आई तो हम एक और डेटा डाउनलोड करते हैं। मेरे पास एक डेटा 2 है, इसी बात है। नहीं, ये डेटा 2 नहीं, एक डेटा 1 है, उसकी बात है। तो हम डेटा दिए करना, मेरे पास एक डेटा है। अब डेटा क्या है, तो हमें क्या करना होता है कि एक रिक्वायरमेंट पड़ती है मुझे हर टाइम कि मैं इसमें फिल्टर लगाऊं, एक पर्टिकुलर नेम को सिलेक्ट करूं या कंडीशन को सिलेक्ट करूं, फिर उस डेटा को सिलेक्ट करके कॉपी करूं, एक नई शीट इंसर्ट करूं और उस पर पेस्ट करूं, और उस शीट का नाम डाल दूं जो हमने डाला है। ठीक है सर। तो एक काम मुझे डेली हमेशा पड़ता है। तो मैं चाहता हूं इसके लिए एक मैक्रो बनाना कि जब भी मैं रन करूं मैक्रो, मुझसे पूछे कि किसका नेम चाहिए, फिर मैं नेम दूं, फिर उसके अकॉर्डिंग डेटा को कॉपी करें, एक सीट इंसर्ट करें, पेस्ट करें, सीट को रीनेम कर दें। तो उसके लिए हम यूज करेंगे अपना रिकॉर्डिंग मैक्रो का स्किल। तो हम डेवलपर में जाएंगे, रिकॉर्ड मैक्रो एंड ओके। हम फिल्टर लगाते हैं, पहले मैनुअल एक बार वर्क कर लेंगे। नीरज सिलेक्शन, आप सिलेक्शन माउस से नहीं करोगे, आप सिलेक्शन करोगे कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो एंड डाउन एरो। अब एक चीज हम जानते हैं कि जब भी हम कॉपी करते हैं तो पीछे के एरिया भी कॉपी में आ जाता है। तो उससे बचने के लिए हमारे पास होम के अंदर में फाइंड एंड सेलेक्ट में गो टू स्पेशल होता है, इस पे आते हैं और इस पे करते हैं विजुअल सेल्स ओनली, और इसको सेलेक्ट करते हैं और देन कॉपी करते हैं, एक नई शीट इंसर्ट करते हैं और वापस हम यहाँ पे पेस्ट करते हैं और यहाँ पे नाम डालते हैं नीरज और स्टॉप करते हैं। अब ए मैक्रो हमने बना तो लिया, बट हमारा ए मैक्रो अभी भी रन नहीं करेगा, इसमें बहुत सारे पंगे हैं। तो चलिए इस मैक्रो को हम एडिट करते हैं। हमारा मैक्रो 3 है, इस मैक्रो 3 को हम एडिट क्लिक करके एडिट करते हैं। सबसे पहले सिलेक्शन डॉट ऑटो फिल्टर, इसको हटा दीजिए। v1 डॉट सिलेक्ट, इसको भी जरूरत नहीं है। एक्टिव सेल डॉट रेंज, अब यहाँ पे देखिए इसने जो हमारा फिल्टर लगाया A1 से 3402 तक लगाया, 3402 तक लगाया है। अब यहाँ पे आपके साथ प्रॉब्लम आ गया कि आपके पास डेटा अगर ज़्यादा हुआ तो या कम हुआ तो उस केस में हम जानते हैं कि हम फिल्टर एक सेल पे रख के भी लगा सकते हैं। क्या सर? तो ऑटोमेटिक पूरा एरिया पकड़ लेता है। तो सिर्फ यहाँ पे रेंज A1 हमने रख दिया। ऑटो फिल्टर फिल 2 मतलब कि कंडीशन किस में लगाना है, इसमें लगाना है दूसरे नंबर फील्ड में, और क्राइटेरिया क्या है, नीरज। ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका नीरज आया है, अब इसको ऑटोमेट करना है। तो हमने बोला कि मुझसे पूछे, तो मैं यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ, बोलता हूँ कि डिम फॉर डायमेंशन, मैं बोलता हूँ नेम, यहाँ पे कुछ भी लिख सकता हूँ मैं नेम की जगह पे, एज ए स्ट्रिंग। मैंने क्या किया कि सिस्टम के अंदर में एक टेम्परेरी लोकेशन क्रिएट किया, इसको हम डेटा टाइप बोलते हैं, वेरिएबल्स बोलते हैं। हमने एक वेरिएबल क्रिएट किया
मतलब ये वेरिएबल्स क्या करेगा, आपके हार्ड डिस्क में नेम नाम का एक लोकेशन क्रिएट कर देगा। और स्ट्रिंग क्या है कि नेम नाम का लोकेशन है, तो इस पे स्ट्रिंग मतलब कि टेक्स्ट डेटा ABCD का डेटा लोड होगा, मतलब कि इसका मतलब कि इससे कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं होगी। और रनिंग के समय, रन करते समय मैक्रो से आपको कोड लेना है, उसके लिए हमारे पास इनपुट बॉक्स का कोडिंग होती है। तो मैं बोलूँगा कि नेम पे स्टोर हो इनपुट बॉक्स, और मैंने यहाँ पे दिया एंटर नेम, इन्वर्टर कॉमा में देना होता है, ठीक है। नेम और ब्रैकेट क्लोज कर दिया। अभी क्या हुआ कि जो भी यूजर नेम डालेगा, जो इनपुट बॉक्स में डालेगा, वो नेम पे स्टोर हो जाएगा, मतलब कि जो नीरज था वो नेम पे आ गया, तो नीरज और नेम इक्वल हो गया। तो जहां जहां नीरज है वहां वहां आप नेम कर दीजिए। जैसे आप मैथमेटिक्स में नहीं करते थे x = 100, और जहां जहां 100 की जरूरत पड़ती तो वहां पे x यूज करते थे, चाहे XYZ आप मान लेते थे, x² b² c² मान लेते थे, जस्ट लाइक ये चीज मैं आगे आपको डिटेल के साथ पढ़ाऊंगा। यहाँ देखिए सीट 3 है, इसको हटाइए, यहाँ पे डालिए एक्टिव सेल, एक्टिव सीट, और यहाँ पे नीरज की जगह पे नेम। अब आपका ये क्या हो गया कि जब भी मैं मैक्रो 3 रन करूंगा, मैक्रो 3 में जब रन किया तो मुझसे पूछा नेम, ये रहा इनपुट बॉक्स। हमने इनपुट बॉक्स में कोडिंग किया है ना, ये इसके लिए किया है कि ये पॉपअप बार आएगा। यहाँ पे मैं डालता हूँ रवि, देन ओके, इसलिए यहाँ से डेटा को कॉपी किया रवि का, रवि बना के यहाँ पे डाल दिया, ठीक है सर। अब जरूरी नहीं है कि मैक्रो को रन करने के लिए आपको हमेशा रन में ही जाना पड़ेगा, आप चाहो तो इसको शॉर्टकट से भी कर सकते हो। तो शॉर्टकट डालने के लिए एक तो है कि आप रिकॉर्डिंग करते समय भी यहाँ पे शॉर्टकट डाल सकते हो, लेकिन जैसे कि मैंने रिकॉर्डिंग करते समय शॉर्टकट नहीं डाला, भूल गया, तो उसके लिए मैं मैक्रो पे जाऊँगा और यहाँ पे ऑप्शन आता है, इस ऑप्शन पे जाके मैं यहाँ पे डाल दिया, मैंने Ctrl+Q डाल दिया। अब मैं Ctrl+Q करूँगा तो मेरे पास मैक्रो मेरा परफॉर्म कर जाएगा। यहाँ पे आता है रवि, मैं रवि की जगह डाल देता हूँ यहाँ पे सुनील, ओके किया, आपने देखा सुनील का डेटा आ गया। अगर आप चाहते हैं कि नहीं ये एक बटन के जरिए रन हो, जैसे आप यहाँ पे बटन, आपके इंसान में बटन है, इस बटन के जरिए इसको रन करना चाहते हो, तो इसके लिए आपके पास बटन को ड्रैग कीजिए क्लिक करके। जैसे क्लिक करके रखिएगा, आपसे पूछेगा साइन मैक्रो, तो माने इस बटन पे क्लिक करने के बाद कौन सा मैक्रो परफॉर्म होना है, उस मैक्रो को सेलेक्ट कर लीजिए, देन ओके। अब मैं जैसे इस पर क्लिक करूंगा, अब इसका रिनेम करना चाहते हो तो एडिट टेक्स्ट में जाओ, यहाँ पे कर दो रिनेम, मैं यहाँ पे कर दो गेट डेटा, अब मैं इस बटन पे क्लिक करूंगा तो क्लिक होते मेरा मैक्रो रन हो जाएगा। यहाँ पे मैं डाल देता हूँ पुनीत, ओके आ गया पुनीत। उसी तरीके से अगर आपने ऊपर वाला बटन, जैसे कि फॉर्म कंट्रोल में 2 तरह के बटन होते हैं, एक आपका जो है, एक इंसर्ट में आपका फॉर्म कंट्रोल आता है, तो फॉर्म कंट्रोल के बटन जो है इस पे आपको मैक्रो को असाइन करना पड़ता है, लेकिन आपने एक्टिव एक्स कंट्रोल ड्रैग किया, इस पे आपको कोड करना पड़ता है, ठीक है। अगर इस पे आप करना चाहते हो तो इसके लिए आपको इस पे आपको कोडिंग करनी पड़ेगी। तो कोडिंग कैसे करोगे, तो कोडिंग करने के लिए इस पे आप डबल क्लिक करो। डबल क्लिक करते समय आप देखिए आपका डिजाइन मोड एक्टिवेट होना चाहिए। अगर डिजाइन मोड एक्टिवेट नहीं तो डबल क्लिक करते आपको वो एक्सप्रेशन कोड नहीं आएगा।
इसे डबल क्लिक कीजिए और जिस मैक्रो का आप असाइन करना चाहते हो जस्ट उस मैक्रो का नाम लिख दो। इस मैक्रो का नाम क्या है, मैक्रो 3 है। बस इस मैक्रो का नाम जो है इस पर डबल क्लिक करके आप लिख दीजिए, वो मैक्रो कॉल हो जाएगा। मतलब कि एक मैक्रो से दूसरे मैक्रो में आपको या किसी बटन में कॉल करने के लिए क्या करना है, जस्ट आपको उस मैक्रो का नाम लिख देना है। जैसे ही उस मैक्रो का नाम लिखेंगे वो मैक्रो ऑटोमेटिक कॉल हो जाएगा। ठीक है, डिजाइन मोड हटाइए, अब इसको परफॉर्म कर सकते हो आप। ठीक है, दिखा देता हूं आपको करके। हो गया मैन। अब दूसरा इसमें एक चीज और आता है कि अगर मुझे कोई पिक्चर वगैरह पे मैक्रो चलाना है, मैं चाहता हूँ मेरा ये मैक्रो किसी पिक्चर से चले या किसी सैप से चले या क्लिप आर्ट से चले, मैं पिक्चर से चलाना चाहता हूँ। जैसे मैंने एक बटन कोई एक एरो की का बटन ले लेता हूँ, मैं ये ले लेता हूँ। मैं इसकी एक फॉर्मेटिंग वर्टिंग कर देता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरा मैक्रो इस पर क्लिक करते ही रन हो जाए। तो इसके लिए आप राइट क्लिक कीजिए और इस पर देखिए असाइन मैक्रो दिखेगा आपको। असाइन मैक्रो पे क्लिक कीजिए और जो मैक्रो चाहिए उस मैक्रो का आप रन कर दीजिए। अब इस पर क्लिक करते आपका वो मैक्रो रन कर जाएगा। तो एक तो आपने रिकॉर्डिंग मैक्रो को जाना कि रिकॉर्डिंग मैक्रो किस तरीके से आप परफॉर्मेंस करते हो। दूसरा आपने सीखा कि रिकॉर्डिंग मैक्रो के अंदर एडिट किस तरीके से करोगे। तीसरा आपने सीखा कि किसी बटन के जरिए किस तरीके से असाइन करोगे। तो रिकॉर्डिंग मैक्रो के जरिए आप शुरुआती दौर में एक्सेल जब आप VBA सीखोगे तो आपको हेल्प करेगा। जैसे आपको फिल्टर कोड याद नहीं है तो आप रिकॉर्ड करके फिल्टर कोड देख सकते हो। अगर आपको मान लो कि फॉर्मेटिंग करने का कोड याद नहीं है या कोई ऐसा स्टेप जिसका कोड याद नहीं है तो उसको आप रिकॉर्डिंग करके देख सकते हो। तो रिकॉर्डिंग मैक्रो यहाँ पे आपके लिए यूजफुल होता है। ठीक है, रिकॉर्डिंग मैक्रो करते समय कुछ चीज़ों का ध्यान रखें। सबसे पहली चीज़ कि आप इधर उधर जैसे कि जिस सीट की रिक्वायरमेंट नहीं है उस सीट पे आप क्लिक नहीं करोगे, क्योंकि आपने मान लिया आपको सीट 1 पे ही काम करना था, आपने गलती से सीट 2 पे चले गए तो सीट 2 पे जाने का भी कोड इंसर्ट हो गया। अब इन फ्यूचर में जब मैक्रो रन करोगे उस समय अगर सीट 2 अवेलेबल नहीं हुआ तो आपका मैक्रो एरर दे देगा। उसके बाद बारी आती है कि अगर आपके पास किसी और फाइल को आपने ऑल टैब कर दिया तो वो भी दूसरे फाइल पर जाने का कोडिंग आ जाएगा। कंट्रोल Z यूज मत कीजिए। स्क्रॉल डाउन जो करते हो ना, स्क्रॉल डाउन मत कीजिए। सिलेक्शन आप माउस से मत कीजिए, सिलेक्शन कीजिए किससे, कंट्रोल शिफ्ट राइट और डाउन और। इससे क्या होगा कि इसमें अगर आप माउस से सिलेक्शन मैंने यहाँ कर लिया तो ये सिलेक्शन हो जाएगा A1 से लेके F14 तक फिक्स हो जाएगा। लेकिन अगर हम इसको सिलेक्शन इस तरीके से करेंगे तो कुछ इस तरह का कोड आपका परफॉर्म करेगा। मैं दिखा देता हूँ, ये देखिए रेंज सिलेक्शन टू एंड लास्ट तक कहाँ, एक्सेल टू राइट और फिर एक्सेल टू डाउन। ठीक है, इसलिए सिलेक्शन उस तरह से ना करें और छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें। जैसे कि मैं कल भी बताया था कि आपके VBA प्रोग्रामिंग के पास कॉमन सेंस नहीं होती है, इसलिए हर एक छोटी से छोटी चीज़ आपको यहाँ पे कोड करना पड़ेगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे किया था विजुअल सेल्स ओनली, क्योंकि मुझे पता है कि इन फ्यूचर में डेटा बैकएंड का भी फिल्टर में उठा सकता है। तो ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है, जरूरी नहीं कि होती रहती है, कभी कभी होता है कभी नहीं होता, उसका अलग क्राइटेरिया है। तो हमने क्या किया कि भाई तुम एवरी टाइम उठा लो। ऐसी छोटी छोटी चीज़ को भी आपको रखना पड़ेगा क्योंकि आप ऑटोमेशन कर रहे हो। अब ऑटोमेशन से इस मैक्रो 3 से करने से क्या हुआ, ये काम आप मैनुअल भी कर सकते हो, लेकिन मैक्रो बनाने का फायदा क्या हुआ कि आपका ये ऑटोमेशन मतलब हो गया कि अब आप जो मैनुअल काम करते हो इससे आपको 100 टाइम फास्ट जो है ये आपका मैक्रो काम करेगा। 100,000 टाइम फास्ट ऑटोमेटिक आपका एक्सेल करके देगा और 0% एरर के साथ। आप मैनुअल करोगे, मान लो कि आपको 10 नाम या 20 नाम या 100 नामों का डेटा अलग करना है। अगर आप मैनुअल करोगे तो क्या होगा
तो हो सकता है कि एक ही डेटा, सेम डेटा दोनों में पेश कर लो, कंफ्यूजन हो सकती है ना चीज। इसलिए मैंने आपको बताया कि ऑटोमेशन आपका 0% एरर देता है। ठीक है, अब उसके बाद आप डिसाइड करो कि आपका सिलेक्शन होने के बाद वो चाहिए, जैसे कि मान लीजिए एक छोटा सा मैक्रो बना रहा हूं मैं, मेरे पास कंडीशनल फॉर्मेटिंग में एक हाईलाइट डुप्लीकेट है, ठीक है, तो मुझे बहुत यूज करता हूं, मैं इसका शॉर्टकट बनाना चाहता हूं। तो अगर आपने रिकॉर्डिंग मैक्रो किया और रिकॉर्डिंग मैक्रो करने के बाद आपने एरिया सेलेक्ट किया और यहाँ पे आपने डुप्लीकेट को हाईलाइट कर दिया, अब क्या होगा कि अब इसकी कोडिंग में आप जाके देखिए कि यहाँ पे जब भी आप इस मैक्रो को रन करोगे वो हमेशा G1 से G17 पे ही परफॉर्म करेगा। क्यों? क्योंकि आपने मैक्रो रिकॉर्ड करने के बाद जो है इसका यूज किया है। अगर मैंने सेम चीज किया होता कि मैंने सिलेक्शन बना लिया उसके बाद मैं रिकॉर्ड करता, अब इस मैक्रो जो मैंने दूसरा मैक्रो बना है इसमें देखिए कि इसमें किसी तरह का रेंज का डिक्लेरेशन नहीं है, मतलब कि मैं जहां सिलेक्शन करूंगा वहीं पे मेरा मैक्रो परफॉर्म कर जाएगा। तो मैंने सिलेक्शन किया और मेरा मैक्रो हमेशा इस पे परफॉर्म कर जाएगा। कौन सा मैक्रो? लास्ट वाली मैक्रो जो हमारी है वो मैक्रो 5, ठीक है, क्योंकि इसमें सिलेक्शन हमने नहीं किया है। तो जब भी इस तरह की शॉर्टकट बनाना हो तो आपको खुद सोचना पड़ेगा कि क्या मैक्रो रन करने के बाद सिलेक्शन करना है या उससे पहले करना है। अगर मैक्रो रन करने के बाद मैक्रो के अंदर सिलेक्शन करना है तो आप सिलेक्शन में माउस से नहीं करोगे, वो कंट्रोल डाउन है, कंट्रोल शिफ्ट डाउन का जो होता है ना एरो, अप एरो डाउन एरो, उसका यूज करोगे। क्लियर है? तो आज का जो हमारा टॉपिक था वो टॉपिक था हमारा एक्सेल मैक्रो, जिसमें आपको मैंने एक्सेल मैक्रो रिकॉर्डिंग सिखाया, असाइन मैक्रो एंड एक्सेल शीट ऑब्जेक्ट में बताया, आपको मैक्रो को एडिट करना सिखाया। तो आपका मैक्रो रिकॉर्डिंग आपको बन गया। अब कल से जो हमारी क्लास स्टार्ट होगी वो आएगी VBA मैक्रोज प्रोग्रामिंग के ऊपर। मैं आपको खुद से जो कोड आपने देखा है, अब इस कोडिंग को मैं समझाऊंगा कि ये रेंज क्या है, एक्टिव शीट क्या है, ये इनपुट बॉक्स क्या है, हम पेज सीट इक्वल क्यों लगाते हैं, डॉट कब लगाते हैं, इस तरह का ब्रैकेट कब लगाते हैं, ये जो फंडामेंटल्स है ये आपको मैं सिखाऊंगा। कोडिंग कंसेप्ट कल से स्टार्ट होगा, लेकिन कल से उससे पहले आप क्या कीजिए, मुझे कम से कम 25 रिकॉर्डिंग मैक्रो का एग्जाम्पल दिखाई, अपने हिसाब से अपने डेटा पे 25 ऑटोमेटेड रिकॉर्डिंग मैक्रो मुझे करके दिखाइए, जिसमें आप एडिटिंग भी कर सकते हो तो एडिट भी करके दिखाओ, वरना बिना एडिटिंग भी करके दिखा सकते हो। ठीक है, जैसे मैंने बताया आपको रिकॉर्डिंग मैक्रो आप जो है यूज कहाँ पे करते हो, जहाँ पे आप जो है कोई रिपोर्ट को ऑटोमेट करते हो और उसमें एक्सेल की जैसे फिल्टर, पिवट, चार्ट, इस सबों का यूज करना है। तो इस सबों की कोडिंग थोड़ी सी लंबी होती है, तो जो कोडिंग खुद से करने के बजाय आप रिकॉर्डिंग करके कर लो, बाद में उसको डायनेमिक बना लो, आप उस कोडिंग को करने से बच जाओगे। ठीक है सर, तो कोई डाउट वगैरह है तो आप लोग पूछ सकते हो।